friends, Adab. To all viewers and students, Adab. I am Sayyida Kishore Barkati. I am from CJ Chhattisgarh. This is my new YouTube channel. Actually, I have done my PG degree in commerce. I have done my B.Ed and D.Ed also. That's why I am creating my new YouTube channel for education purpose, where I will taught you all economic management and account subject. We are studying in basic. Before we starting this topic, I would like to tell you that आप सबको कहीं भी कोई भी पॉइंट पे डाउट हो या समझ में ना आ रहा हो, जिस भी जगह पे, आप सब तुरंत मुझे कमेंट करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और उन सभी व्यूवर्स को, स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर करें जो जिन लोगों के लिए कॉमर्स सब्जेक्ट या कॉमर्स के अंदर के सब्जेक्ट रिलेटेड इकोनॉमिक में बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लगती है, उन्हें प्लीज़ शेयर करें। चाहे आप पेरेंट्स हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप ओनली व्यूवर्स हैं। अपने रिलेटिव को भी आप चाहे तो सेंड कर सकते हैं और सेंड करके उनकी डिफ़िकल्टीज दूर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वी आर स्टार्टिंग इन बेसिक व्हाट इज़ इकोनॉमिक। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, व्हाट इज़ इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र क्या है, हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक में यूज़ होने वाले दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, आर्थिक वस्तुएं और अनार्थिक वस्तुएं, इकोनॉमिक गुड्स एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स, हमें इनके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो वी स्टार्टेड। आर्थिक वस्तुएं। व्हाट इज़ आर्थिक वस्तुएं? आर्थिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मानव निर्मित होती हैं तथा जिन्हें प्राप्त करने के लिए काफ़ी श्रम व्यय करना पड़ता है। इन वस्तुओं की पूर्ति उनकी मांग की तुलना में कम होती है। देखिए, नॉर्मली इसे देखकर समझ में आ रहा है आर्थिक वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो कि मानव निर्मित होती हैं। यह प्राकृतिक नेचुरल नहीं होती, इन्हें मानव उनका निर्माण करते हैं और जिन्हें प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा श्रम और व्यय भी करना पड़ता है। किसे श्रम व्यय करना पड़ता है? जो भी व्यक्ति इसे प्राप्त करना चाहता है उसे बहुत श्रम और व्यय मतलब खर्च भी करने पड़ते हैं। इसलिए इन वस्तुओं की पूर्ति उनकी मांग की तुलना में काफ़ी कम होती है। इनकी पूर्ति कम हो पाती है और इनकी मांग ज़्यादा हो पाती है। इनसे हमारे किसी प्रकार की आवश्यकता की संतुष्टि होती है। मतलब कंपलसरी है कि इन वस्तुओं से हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि होना अत्यंत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। संतुष्टि मीन्स होती है हमें उस वस्तुओं से के प्रयोग करने से हमें जो लाभ प्राप्त होता है उसे कहते हैं संतुष्टि। इसमें हस्तांतरणशीलता का भी गुण पाया जाता है। दैट्स मीन इसे ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, भोजन, वस्त्र, टेबल, कुर्सी, पेन, किताब, रेडियो, घड़ी, टीवी इत्यादि। ठीक है, भोजन, खाना, जिससे क्या होता है हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, मतलब हमें लाभ मिलता है, हमारी इससे भूख मिटती है। इसे प्राप्त करने के लिए हम श्रम भी करते हैं, हम काम भी करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी काम करते हैं और हम भी काम करते हैं और हम व्यय भी करते हैं इसे हासिल करने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमें जो भी खाना है खरीदना है, राशन दाना पानी खरीदनी है, या हमें जो भी खाना है, पिज़्ज़ा बर्गर खाना है, जिस हिसाब से भी खाना है, जिस एज के लोग को भी खाना है, उसके लिए हमें क्या करना है? इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा, तब वो सामान प्राप्त होंगी। और चूँकि भोजन जो है वो क्या होती है? मानव निर्मित होती है, इसे मनुष्य ही बनाता है, ये ऊपर से बनकर नहीं आता। ठीक है, नेचुरल नहीं है। इसलिए भोजन क्या है? आर्थिक वस्तुएं हैं। वस्त्र, सेम अज आपके क्लॉथ्स, सेम अज टेबल, कुर्सी, सेम अज पेन जो मैं यूज़ कर रही हूँ, किताब, ये बुक जो है वो भी, रेडियो, घड़ी, टीवी इत्यादि। तो ऑल मानव निर्मित वस्तुएं ये सब क्या होती है? आर्थिक वस्तुएं कहलाती है, इकोनॉमिक गुड्स कहलाती हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए हमें श्रम भी करना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है और इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है, आप लोग अपनी डाउट को और भी ज़्यादा तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। सेकंड पॉइंट है अनार्थिक वस्तुएं। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं ये आपको अभी आगे समझ में आएगा जब हम पहुंचेंगे मेन टॉपिक में, व्हाट इज़ इकोनॉमी। ओके,
अनार्थिक वस्तुएं, नॉन इकोनॉमिक गुड्स। नॉन इकोनॉमिक गुड्स वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए कोई श्रम व्यय नहीं करना पड़ता है, ठीक है। इन वस्तुओं की पूर्ति मांग की तुलना में बहुत अधिक होती है। अगर कंपेयर किया जाए तो आर्थिक वस्तुओं से, तो देखें हम यहाँ पे आर्थिक वस्तुएं क्या होती हैं, मानव निर्मित होती है। अनार्थिक क्या होती है, मानव निर्मित नहीं होती है। इन्हें प्राप्त करने के लिए श्रम व्यय करना पड़ता है, इन्हें प्राप्त करने के लिए श्रम व्यय नहीं करना पड़ता। सो सिंपल। इसके बाद इन वस्तुओं की पूर्ति उनकी मांग की तुलना में कम होती है और इन वस्तुओं की पूर्ति उनकी मांग की तुलना में बहुत अधिक होती है। ऑलराइट, अगर आप आर्थिक वस्तुएं याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो अनार्थिक वस्तुएं आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी और समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते। इसलिए इनका कोई विनिमय मूल्य नहीं होता है। विनिमय मूल्य से यहाँ पे मीनिंग है जो सामान को खरीदने के लिए, जैसे हम भोजन, वस्त्र, टेबल आदि खरीदने के लिए, परचेस करने के लिए या सेल आउट करने के लिए हमें श्रम और व्यय करना पड़ रहा है। पर अनार्थिक वस्तु में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो श्रम और व्यय हम करते हैं उसे हम कहते हैं विनिमय मूल्य कहते हैं। जो हम वस्तुएं पैसे देकर उनसे सामान खरीद रहे हैं तो ये कहलाता है विनिमय, और जो हम मूल्य दे रहे हैं वो कहलाएगा विनिमय मूल्य। ऑलराइट, समझ में आया विनिमय मूल्य। तो यहाँ पे क्या होता है, अनार्थिक वस्तुओं में कोई भी विनिमय मूल्य नहीं होता है, लेकिन इन वस्तुओं के अभाव में जीवित रहना असंभव है। यहाँ पे एक अलग पॉइंट जो है वो ये है, इनके अभाव में जीवित रहना असंभव है। हम भोजन के बगैर 2 दिन रह सकते हैं, कपड़ों के बगैर कुछ वक्त रह सकते हैं, टेबल कुर्सी के बगैर रह सकते हैं, पेन किताब के बगैर रह सकते हैं, परंतु अनार्थिक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनके बगैर हम बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनार्थिक वस्तुओं का एग्जाम्पल क्या है, अनार्थिक वस्तुओं का एग्जाम्पल क्या है, सूर्य की रोशनी, हवा, पानी इत्यादि। समझ में आया आप लोगों को? जी हाँ, सूर्य की रोशनी जिसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन के, सूर्य की रोशनी की अत्यंत आवश्यकता है, हवा की भी आवश्यकता है और पानी की भी आवश्यकता है। तो ये कहलाती है अनार्थिक वस्तुएं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न आर्थिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आर्थिक क्रियाएं करता है। अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए क्या करता है, आर्थिक वस्तुओं की प्राप्ति करने के लिए आर्थिक क्रियाएं करता है। ये वाली आर्थिक क्रियाएं करता है। अनार्थिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भी आर्थिक क्रियाएं करता है। इन्हीं आर्थिक क्रियाओं के बारे में, वह वस्तुएं, वह कार्य जिनके बारे में श्रम और व्यय करना पड़ता है, जो श्रम और व्यय से रिलेटेड है, इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए, संबंधित सिद्धांतों को, क्रियाओं को जानने के लिए अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक में अध्ययन किया जाता है। कहाँ अध्ययन किया जाता है आपका? इकोनॉमिक में। व्हाट इज इकोनॉमिक? स्टार्टिंग, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज इकोनॉमिक? इकोनॉमिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ऑल। इकोनॉमिक के अंदर हम पढ़ेंगे ऑल आर्थिक क्रियाएं जो आपकी आवश्यकताओं की, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, जिन जिन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसे श्रम करना पड़ रहा है और व्यय करना पड़ रहा है, किस तरह करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, कितना करना पड़ रहा है, ये सब आर्थिक क्रियाएं हैं। और इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए हम अध्ययन करेंगे इकोनॉमिक का। इकोनॉमिक का मेन पर्पस, मेन उद्देश्य यही है कि जिसके अंदर हम सभी अपनी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। व्हाट इज़ इकोनॉमिक स्टार्ट करने से पहले हम जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाओं में कौन कौन से अंतर हैं। जैसे कि हमने पहले ही पीछे पढ़ लिया है। फर्स्ट पॉइंट इज आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रियाओं, वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक श्रम करना पड़ता है। नॉर्मल सी बात है, पैसे कमाने के लिए, खाना खाने के लिए पैसे कमाना है, पैसे कमाने के लिए बहुत श्रम करनी है। आप इसे ऐसे चैप्टर वाइज या सिर्फ एजुकेशन लेवल वाइज मत पढ़िए कि हमें पढ़ना है और एग्जाम में देना है और पास होना है। इसे आप अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और ईजिली समझ में आएगा कि आप इसे किस तरह से पढ़ सकते हैं, रट सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। आर्थिक वस्तुएं। आर्थिक वस्तुएं कौन कौन सी वस्तुएं जिन्हें प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक श्रम करना पड़ता है। भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, कपड़ों के लिए, टेबल कुर्सी के लिए, चाहे मोबाइल हो, चाहे जो भी चीज़ आपको खरीदनी है, खानी है, पहननी है, ओढ़नी है, घूमनी है, फिरनी है, इन सब के लिए आपको पैसे व्यय करने पड़ते हैं। पैसे मीन्स
पैसे का व्यय करना पड़ता है, मीन्स देना पड़ता है, ठीक है। और अनार्थिक वस्तुएं जो कि सूर्य की रोशनी, पानी, हवा, इनके लिए हमें किसी भी तरह की कोई भी श्रम और व्यय की ज़रूरत नहीं है, ये प्राकृतिक है, इनमें प्रकृति से मिली हुई हैं। सेकेंड पॉइंट, इस आर्थिक वस्तुओं में दुर्लभता, सीमितता का गुण पाया जाता है। जाहिर सी बात है, जो आर्थिक वस्तुएं होती हैं जैसे कि भोजन है, पेन है, कॉफ़ी, हर चीज़ क्या होती है, सीमित होती है। उससे ज़्यादा हम उनका उपयोग कर सकते हैं, ज़्यादा हम खरीद सकते हैं, ठीक है। पर अनार्थिक वस्तुओं में ऐसी कुछ भी नहीं होती, इसमें असीमितता का गुण पाया जाता है। थर्ड पॉइंट इज आर्थिक वस्तुएं मानव निर्मित होती हैं। नॉर्मल सी बात है, ये क्या है, मानव निर्मित है, और ये क्या है, नेचुरल है, नेचुरल उपहार के रूप में हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है, ठीक है। इनके थर्ड पॉइंट हुई क्लियर करने की। और 4 पॉइंट जो इनके डिफरेंसेस में है वो ये है कि आर्थिक वस्तुओं की पूर्ति मांग की तुलना में कम होती है। यहाँ पे इनकी पूर्ति ज़्यादा होती है पर उनकी मांग कम होती है। दैट मीन्स जो है इनकी मांग ज़्यादा होती है, पैसा ज़्यादा होना, खाना ज़्यादा होना, पानी ज़्यादा होना, परंतु ये पूर्ति नहीं हो पा रही। एक नॉर्मल आप राशन दुकान में चले जाइए, वहाँ पे जाकर देखेंगे तो लोग, जो एक मोहल्ले के लोग वहाँ पे सामान खरीदते हैं, तो एक टाइम पे उन्हें किसी भी टाइम पे पर्टिकुलर परफेक्ट सामान नहीं मिल पाता है। कभी कम पड़ेगा, कभी ज़्यादा, कभी कम पड़ जाता है तो लेकर आते हैं, नेक्स्ट डे मिलेगा, है ना। तो क्या होता है, इनकी मांग की तुलना में पूर्ति क्या होती है, कम होती है। परंतु अनार्थिक वस्तुओं में ऐसा नहीं है। अनार्थिक वस्तुएं जो होती हैं वो क्या होती है, इनकी पूर्ति ज़्यादा होती है और इनकी मांग क्या होती है, कम होती है। ये इनके डिफरेंसेस हैं आर्थिक और अनार्थिक वस्तुओं की। तो मेन जो है आपके इकोनॉमिक को समझने के लिए कि इसका क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है और इकोनॉमिक क्या होता है, आपको आर्थिक और अनार्थिक वस्तुएं जानना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक वस्तुओं को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप पहुँचेंगे इनकी क्रियाओं में, कि आर्थिक वस्तुओं के बाद होती आर्थिक क्रियाएं, कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। आर्थिक कार्य वे कार्य होते हैं, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आप देख लोगे, आर्थिक क्रियाएं वे कार्य होते हैं जिनमें मनुष्य को धन प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ के लिए सिंपल सी बात है, आर्थिक वस्तु प्राप्त करने के लिए हमें आर्थिक कार्य करने पड़ेंगे। जो आर्थिक कार्यकलाप क्रियाएं हम करेंगे वो क्या कहलाएंगी, आपकी आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी, जिसमें मनुष्य को क्या प्राप्त होता है, धन की प्राप्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल, अध्यापक, वकील, डॉक्टर, कर्मचारी की सेवाएं आदि आर्थिक क्रियाएं होती हैं। टीचर, जैसे कि मैं भी ये सब काम यूट्यूब अपलोडिंग फॉर और एजुकेशन पर्पस, लेकिन इसके अलावा भी क्या है, मुझे भी इससे बेनिफिट मिलेगा, ये भी तुम्हें मेरी आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। वकील, किसी के पापा डॉक्टर होंगे, किसी के पापा वकील होंगे, किसी के पापा क्या होंगे, कर्मचारी होंगे, तो वो लोग भी क्या कर रहे हैं, पैसे की प्राप्ति के लिए वेतन जो लेते हैं, तो सब क्या कहलाएंगी, क्रियाएं, इनकी आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी, क्योंकि इनके बदले में लोगों को वेतन फीस के रूप में धन प्राप्त होता है। बहुत ही सिंपल है, कि पढ़ के समझ में आ जा रहा है कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। जस्ट इनके अपोजिट होती है अनार्थिक क्रियाएं। व्हाट इज अनार्थिक क्रियाएं? अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें व्यक्ति को धन प्राप्त नहीं होता, धन की प्राप्ति नहीं होता। ये क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, स्वास्थ्य लाभ के लिए फुटबॉल खेलना, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए फुटबॉल खेलना, एक्सरसाइज करना, माता के द्वारा अपने बच्चों का पालन पोषण करना, इससे उन्हें पैसे की प्राप्ति नहीं होती, परंतु उन्हें क्या होती है, आंतरिक अनुभूति होती है, आंतरिक शांति मिलती है। ये कहलाती है उनकी अनार्थिक क्रियाएं। अध्यापक के द्वारा घर में अपने बच्चों को पढ़ाना, चूँकि ये जो है अभी एट प्रेजेंट में ये पढ़ाना अनार्थिक क्रियाओं में शामिल नहीं है, परंतु ये आगे क्या क्यों किस लिए है, हम इसे आगे समझेंगे, ठीक है। मनोरंजन के लिए अपने घर में हारमोनियम बजाना आदि अनार्थिक क्रियाएं हैं। कुछ लोग होते हैं जो हारमोनियम शादी या पार्टी या फंक्शन में पैसे कमाने के लिए बजाते हैं, जो इन्हें जानते हैं, परंतु जो लोग एवं ही अपने काम के लिए, मनोरंजन के लिए बजा रहे हैं, वो कहलाएंगे इनकी अनार्थिक क्रियाएं। दैट्स मीन आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं के उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि इनके बीच कोई सुस्पष्ट रेखा नहीं की जा सकती। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ काम हमारा क्या है, आर्थिक क्रियाओं में आ रहा है, तो कुछ किस में आ रहा है, अनार्थिक में आ रहा है, परंतु वही काम कुछ अनार्थिक में आएगा और कुछ काम किस में आएगा, आर्थिक में आएगा। जैसे हारमोनियम बजाना कोई अगर हम ले लेते हैं, तो हारमोनियम बजाना क्या होगा, कभी कभी हम क्या करते हैं, हारमोनियम हम पार्टी में आकर बजा रहे हैं, उसके बदले में पैसा मिल रहा है, तो वो हमारी कहलाएंगी अनार्थिक क्रियाएं। और कभी कभी हम इसे अपने मनोरंजन के लिए बना रहे हैं, बजा रहे हैं, तो क्या कहलाएंगी, हमारी आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। तो ये इसी को यहाँ पे कह रहा है कि क्लियर नहीं है कि कौन सी क्रिया हमारी आर्थिक है और कौन सी क्रिया हमारी अनार्थिक है। यह उस कार्य के उद्देश्य पर निर्भर होता है। उदाहरणार्थ, यदि एक नौकरानी अपने मालिक के घर में काम करती है और बदले में वेतन पाती है, तो उसका यह कार्य आर्थिक क्रिया कहलाएगा,
ठीक है। अगर उसे सैलरी मिल रही है, काम के बदले पैसा मिल रहा है, तो वो आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। और जस्ट इसके अपोजिट, अगर वो उस घर की नौकरानी की बजाय मालकिन बन जाए और वह उस काम को कर रही है, तो वह वेतन नहीं पाती उस काम को करने के लिए, तो क्या कहलाएगा उसके लिए? वो अनार्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। आई होप आपको आर्थिक और आर्थिक क्रियाओं के बारे में क्लियर समझ में आ चुका होगा। इससे रिलेटेड इस बुक में आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, आप उन्हें देख कर भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके डाउट्स को और भी डाउट क्लियर करूँगी और उन तमाम लोगों तक पहुँचाएँ जो लोग आर्थिक अनार्थिक क्रियाओं में या इकोनॉमिक को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि वो नहीं पढ़ सकते, वो आगे नहीं बढ़ सकते। इकोनॉमिक जो है वो सबसे ईजी सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से आप अपने 12th हाई सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ाम में आराम से अच्छे मार्क्स से, अच्छे परसेंट से क्लियर कर सकते हैं। आपके अच्छे परसेंट बनाने के लिए बहुत ही ये बेनिफिशियल वीडियो है, ठीक है। और जो अगर आपके 11th 12th की बेसिक क्लियर होती है तो आगे चलकर कॉलेज में या आप जो भी कोर्स करना चाहेंगे उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। तो अपना बेसिक क्लियर रखिए ताकि आपको आगे ज़्यादा क्या हो सके, इसमें लाभ मिल सके। जिस प्रकार ये आर्थिक और अनार्थिक वस्तुओं में अंतर था, वैसे ही आपके यहाँ पे आर्थिक और आर्थिक क्रियाओं में अंतर भी आ गया। चलिए इसे भी एक नज़र देख लेते हैं कि ये क्या होती है। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनका उद्देश्य आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता है। जहाँ पे आर्थिक वर्ड आ जा रहा है, आप समझ जाइए वहाँ पे श्रम, व्यय, पैसे के बारे में बात की जा रही है। अगर एकदम डेली यूज़, डेली हम अपनी लाइफ जोड़कर अगर बात करें तो पैसे के रूप में मामले में बात यहाँ पे की जा रही है। तो जहाँ पे आर्थिक वर्ड आ रहा है मतलब वहाँ पे हमारा उद्देश्य क्या है, पैसे के संबंधित है। ऑलराइट। आर्थिक क्रियाएँ क्या होंगी? आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इनसे कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्र क्या होता है? संकुचित होता है। परंतु अनार्थिक क्रियाओं का क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है। जो कार्य धन की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इसका थर्ड पॉइंट क्या है, देख लीजिए। आर्थिक क्रिया कौन सी क्रिया है? आर्थिक मीन जो धन से रिलेटेड है, जो कि पैसे से रिलेटेड है, वो क्या कहलाएंगी? आपकी आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। और जो कार्य आपकी क्या है, धन की प्राप्ति के लिए नहीं है, उन्हें हम क्या कहेंगे? अनार्थिक क्रिया कहेंगे। बहुत ही सिंपल है। हमने अब तक जिस तरफ जो पढ़ते आए हैं, आर्थिक क्रियाओं के बारे में एक नज़र आप डालते हैं। हम जो पढ़ते आए हैं उन्हीं के बारे में लिया गया यहाँ पे है, देख लीजिए आप फिर से। फर्स्ट, आर्थिक उद्देश्य पैसे का उद्देश्य है। सेकेंड, क्षेत्र संकुचित है, संकुचित क्षेत्र नहीं है। इनका उद्देश्य क्या है? सामाजिक मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है। धन प्राप्ति वाले कार्य हैं आर्थिक। और जो ये आपका थर्ड है पॉइंट है, वो है क्या है? धन की प्राप्ति के लिए नहीं है, वो अनार्थिक क्रियाएं हैं। चौथा पॉइंट इसका है, आर्थिक क्रियाओं का वैधानिक होना अत्यंत आवश्यक है। अनार्थिक क्रियाओं का वैधानिक होना अत्यंत आवश्यक नहीं है, ठीक है। इनका वैधानिक होना अत्यंत आवश्यक है, मीन्स कानूनी रूप से वैधानिक सील लगना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? धन से संबंधित होती हैं। परंतु अनार्थिक क्रियाएं केवल क्या होती है? मनोवैज्ञानिक संतुष्टि के लिए की जाती है, आंतरिक शांति के लिए की जाती है। और आई होप आप सबको आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में समझ में आ गया होगा अंतर ये क्या होता है। अब हम पहुंचते हैं अपने मेन टॉपिक में, अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। अर्थशास्त्र मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक। व्हाट इज इकोनॉमिक एंड व्हाट आर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, आखिर तक देखेंगे ताकि आप अपने डाउट को क्लियर कर सके, अच्छे से समझ सके। और डाउट होते ही मुझे तुरंत आप लोग कमेंट करें ताकि मैं आपको उसको रिप्लाई कर देकर आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। हिंदी भाषा शब्द अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा के इकोनॉमिक का हिंदी रूपांतरण है। इकोनॉमिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के ओइको एवं नेमो शब्द से हुई है। ओइको शब्द का अर्थ होता है घर या परिवार एवं नेमो का अर्थ होता है व्यवस्था करना। बहुत ही सिंपल है, घर या परिवार की व्यवस्था करने को यहाँ पे इकोनॉमिक बोला गया है। आगे आप और डिटेल में समझेंगे। इस प्रकार शाब्दिक उत्पत्ति के आधार पर अर्थशास्त्र घर या परिवार की आवश्यकताओं की व्यवस्था करने की एक कला है। अरस्तु ने अपने ग्रंथ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र को गृह प्रबंध कहा है, मतलब घर में व्यवस्था करने के लिए गृह प्रबंध कहा है। किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन में पूछ सकता है एक लाइन के आंसर में कि अरस्तु ने अपने के ग्रंथ का नाम क्या है और ग्रंथ के नाम के अलावा उसने ग्रंथ इकोनॉमिक को उसने क्या कहा है, या गृह प्रबंध को अर्थशास्त्र किसने कहा है, ये भी आपको पूछ सकता है घुमा फिरा कर। तो आप इसे टिक लगा सकते हैं।
इम्पोर्टेंट नोट्स के रूप में तथा लिखा है कि धन की प्राप्ति तथा इसके उचित उपयोग की व्याख्या करना ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। फिर से वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है क्या कि धन की प्राप्ति करने के लिए और हम इसे कैसे उपयोग करेंगे इसकी व्याख्या करने के लिए जो विषय सामग्री है वो किसमें आती है, आपकी अर्थशास्त्र में आती है। अर्थशास्त्र को यहाँ पे राजनीतिक अर्थशास्त्र भी कहा गया है, धन का विज्ञान भी कहा गया है। वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ जो है जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक है, उन्होंने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में कहा है अर्थशास्त्र का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, सभी को पता है क्योंकि अभी आप लोग 11th में है, न्यू कमर है, तो आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन के रूप में अगर कहा जाए तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक और इकोनॉमिक के जनक कौन है, इनके फादर कौन है। इकोनॉमिक के फादर कौन है, एडम स्मिथ, डॉक्टर एडम स्मिथ है, और उनकी बुक का नाम जो है वेल्थ ऑफ नेशन। आगे जितनी भी आप पढ़ाई करेंगे कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड उन तमाम में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि एडम स्मिथ कौन है या इकोनॉमिक सब्जेक्ट के फादर कौन है और उनकी बुक का क्या नाम है, ठीक है। एंड सेकेंड वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें वो प्रोफेसर मार्शल ही प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने राजनीतिक अर्थव्यवस्था को अर्थशास्त्र का नाम दिया है, ठीक है। पहले इसे क्या बोला जाता था, राजनीतिक अर्थशास्त्र बोला जाता था, लेकिन बाद में से क्या बोला गया, अर्थशास्त्र बोला गया, जो नाम इन्होंने किसने दिया है, प्रोफेसर मार्शल ने दिया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है, धन का शास्त्र, यहाँ पे हम लोग अपने धन की प्राप्ति करने के लिए और प्राप्ति करने के बाद उसे किस तरह से उपयोग करेंगे और व्याख्या करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र की कौन कौन सी परिभाषा है, अर्थशास्त्र की परिभाषा पर नज़र डाला जाए तो यहाँ पे 5 परिभाषाएं दी गई हैं। धन संबंधी परिभाषा, कल्याण संबंधी परिभाषा, दुर्लभता संबंधी परिभाषा। मेरे इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। मैं बीच बीच में आप लोग को बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके हाई स्कूल एग्जाम में आएंगे, किस तरह से आएंगे, कौन से क्वेश्चंस बड़े हैं, कौन से क्वेश्चंस छोटे हैं, कौन से लघु उत्तरीय, कौन से दीर्घ उत्तरीय, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरे इस क्लास का ये फर्स्ट वीडियो है। मैं आगे और भी वीडियो इसकी पूरी बुक वाइज अपलोड करती जाऊँगी, कॉमर्स के, मैनेजमेंट की, और कॉमर्स के अंदर इकोनॉमिक और मैनेजमेंट की और अकाउंट की, और इसके अलावा ऑल सब्जेक्ट करते जाऊँगी अपलोड वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप तक वो वीडियो तुरंत पहुँच जाए और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों से आपकी पढ़ाई के मसले पे ना छूटे, ठीक है। हम थे इकोनॉमी की परिभाषा में। इकोनॉमी की कौन कौन सी परिभाषा है, इकोनॉमी की परिभाषा है धन संबंधी परिभाषाएं। मैं आपको को कंप्लीट डिटेल में पढ़ा रही हूँ, इसलिए इसे पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ध्यान से देखिए और पढ़ें। फर्स्ट है आपकी धन संबंधी परिभाषा। धन संबंधी परिभाषा कौन सी दी और किसने दी है, कहाँ से दी है और इसकी मीनिंग क्या है, हम ये पढ़ते हैं। वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहकर परिभाषित किया है। इस समूह में एडम स्मिथ, जे.बी. से वाकर आदि अर्थशास्त्रियों को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन इस प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ प्रमुख है। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि अर्थशास्त्र की अर्थ बताइए और परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन होगा सिर्फ परिभाषा दीजिए नहीं, आप अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषाओं को बताइए। इसके लिए आपको पूरा एक ही टॉपिक याद करना पड़ेगा। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप व्हाट इज इकोनॉमिक, इकोनॉमिक क्या है और एडम स्मिथ ने इसकी कौन सी परिभाषा दी है वो बताइए। तो उसमें आपको धन संबंधी परिभाषा को याद करके अगेन टॉपिक को फिर से लिखना पड़ेगा। परिभाषा किसने दी है, उनके जनक कौन है, परिभाषा किन किन ने कितनी कितनी दी है, ये उनके वैज्ञानिकों के नाम, ऑथर, उनकी विशेषताएं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा कर आपसे पूछ सकता है। आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियरली समझनी है और समझ के उनमें वहाँ पे लिखना है, क्योंकि सर्वप्रथम सन 1776 में एडम स्मिथ ने आर्थिक विचारों को क्रमबद्ध व वैज्ञानिक रूप से अपनी पुस्तक राष्ट्रों के धन की स्वभाव तथा कारणों की खोज एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ वेल्थ नेशंस, ये दूसरी बुक है एडम स्मिथ की, इनमें प्रस्तुत किया है उन्होंने
उस बुक को उन्होंने पब्लिश किया था 1776 में। इसके जनक किसके, एडम स्मिथ जो है वो इकोनॉमिक के जनक हैं, फादर कहलाते हैं। ये तीन चीज़ को आप क्या करें, गांठ बांध लें। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। एडम स्मिथ की परिभाषा। अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों की जांच पड़ताल से संबंधित है। इस प्रकार यह क्या है, धन का विज्ञान है। राष्ट्रों की संपत्ति, प्रकृति एवं कारणों की जांच से पड़ताल से संबंधित है, मतलब आपकी आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं से संबंधित है, इसलिए इसे धन का विज्ञान कहा गया है। एडम स्मिथ की परिभाषा एक ऐसी परिभाषा है, अगर आगे चलकर आप लोग बीकॉम या एमकॉम करते हैं तो आपको वहाँ भी इसी परिभाषा को लिखना पड़ेगा। तो इसे इस तरह से याद करिए, समझें कि आपको ये आगे चलकर सालों साल तक याद रहेगा। ठीक है, सेकेंड है जेबी वॉकर की परिभाषा। उसके बाद है आपकी वॉकर जेबी से की परिभाषा। थर्ड है वॉकर की परिभाषा। इसे भी आप याद कर लिए। शॉर्ट परिभाषाएं हैं, अगर बड़ी नहीं होती है 11th-12th के हिसाब से तो आप सेकेंड और थर्ड कर सकते हैं। एकदम सिंपल में है और एक एक लाइन में है, जैसे आप इजीली याद कर सकते हैं। लिखकर याद करेंगे तो जल्दी आपको याद होगा। क्वेश्चन हमेशा परिभाषा पूछेगा ही पूछेगा कंपलसरी। आपको परिभाषा के साथ साथ उनके वैज्ञानिकों का नाम भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप परिभाषा किसी और की और नाम किसी और का लिखते हैं तो वो आपको वहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, सब रॉन्ग हो जाएंगे। तो जब भी परिभाषा याद करें तो हमेशा आप लोग क्या करें, अपने वैज्ञानिक का नाम भी सही याद करें। ज़रूरी नहीं पूरी करें, 2 कम से कम मिनिमम कर लें। आपके स्कूल में जैसा आपको बताया जाए 2, 3, 4 वैसा आप याद करें। इनकी विशेषताएँ क्या क्या बताई गई हैं धन संबंधी परिभाषा की। पहली बताई गई कि क्या है, अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन का प्रमुख विषय क्या है, धन है, यह हमने पहले ही समझ लिया है। दूसरा, शास्त्रियों ने आर्थिक मनुष्यों की कल्पना की है, धन कमाने की भावना से प्रभावित होकर कार्य करता है। हमने पहले भी पढ़ लिया है कि आर्थिक कार्य होंगे, आर्थिक कार्य के लिए श्रम और व्यय करना है। इसको यहाँ पे क्लियर किया गया है कि धन कमाने की भावना से प्रभावित होकर कार्य करता है। थर्ड बोला गया है, धन का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं से है, मतलब वह भौतिक वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं जिससे हमारी सुविधाएं पूरी होंगी, हमें संतुष्टि प्राप्त होगी। इसका उपयोग कर सकते हैं भोजन, कपड़ा, वस्त्र, मकान, पेन, मोबाइल, गाड़ी, खाना पीना, खर्च, इससे ये कहलाएंगी हमारी भौतिक वस्तुएं। ठीक है, धन को ही मानव सुख का आधार माना गया है, ऐसा एडम स्मिथ का कहना है। कुछ पैसा है वो क्या है, हमारी सुख का, हम मानव जो है हमारे सुख का क्या है, वो आधार है। और 99% सही भी कहा है। अर्थशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है, एक विज्ञान क्यों है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको एक छोटी सी लाइन की जो समझ में आ जाएगी। ठीक है, इस छोटी सी लाइन की बहुत बड़ी टॉपिक है, आगे में आपको समझ में आ जाएगी। इस पर हम आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषाओं की आलोचना। प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं, कहाँ पे क्या डाउट्स हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पीडली हो रहा है या बहुत ही स्लो हो रहा है। तमाम तक चीज़ें मुझे कांटेक्ट करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग, ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूँ और आप लोगों के लिए और भी इजीली तरीके से, आसान तरीके से मैं इन चीज़ों को, टॉपिक को यहाँ पे क्लियर कर सकूँ। धन संबंधी परिभाषा की आलोचना। देखिए, जो भी चीज़ होती है अगर पढ़ने की हमारी करने पे होगी, हम पढ़ेंगे उसका अर्थ, पढ़ेंगे उसकी परिभाषा, फिर हम पढ़ेंगे उसकी विशेषताएँ, फिर हम पढ़ेंगे उसकी आलोचना। जो भी चीज़ होती है उसके बारे में हम मतलब जान लेंगे, उसकी विशेषताएँ, अगर गुड पॉइंट्स होंगे तो बैड पॉइंट्स भी होंगे। और आप ये चीज़ पूरे बुक्स में, ऑल बुक्स में आप ये चीज़ें क्या होंगी समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा इसकी विशेषताएँ, इनकी परिभाषा और इनका अर्थ, वैसे ही हम पढ़ेंगे आगे आलोचना। इसके बाद जो और भी परिभाषाएँ हमारी यहाँ पे दी हुई हैं धन संबंधी परिभाषाओं के बाद कल्याण संबंधी परिभाषा, आवश्यकता की परिभाषा, उपलब्धता की परिभाषा, हम इनका अर्थ पढ़ेंगे, इनकी परिभाषा पढ़ेंगे, इनकी विशेषताएँ देखेंगे, उसको हम लास्ट में क्या लिखेंगे, इनकी आलोचनाएँ देखेंगे। डाउट क्लियर कर लें कि हमें क्यों, क्या, किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, इन आलोचनाओं का फर्स्ट रीज़न जो है वो क्या बोला गया है, धन पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया। इन धन संबंधी परिभाषाओं में क्या किया गया, केवल और केवल धन पर ही ध्यान दिया गया है, बहुत अधिक जोर दिया गया है धन के बारे में।
जो इनका सबसे बड़ा क्या है, दोष है। वास्तव में धन मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का साधन मात्र है, साध्य तो मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि है। ठीक है, ये सिर्फ क्या है, हमारे साधन है, और जो मेन साधन है वो हमारा क्या है, आवश्यकताओं की संतुष्टि हमें इससे प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है, ये बताना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट बोला गया है, धन का संकुचित अर्थ में प्रयोग किया गया है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में धन को केवल भौतिक वस्तुओं में लगाया गया था, जबकि अभौतिक वस्तुएं डॉक्टर, शिक्षक, वकील, गायक, नर्स आदि को क्या किया, धन में सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि इनका उद्देश्य भी क्या होता है, धन कमाना ही होता है। ठीक है, धन समृद्धि में सिर्फ क्या शामिल कर दिया गया है, इनको छोड़ दिया गया है, सम्मिलित ही नहीं किया गया, जबकि इसमें क्या है कि एक डॉक्टर और एक शिक्षक और एक वकील और एक गायक सभी क्या है, आज के अब एट प्रेजेंट क्या हो गए हैं, सारे काम किस लिए कर रहे हैं, धन संबंधी, धन कमाने के लिए कर रहे हैं। इनका सेकंड मेन टॉपिक, मेन रीजन हुआ इनकी आलोचना का। थर्ड हमारा है आर्थिक मनुष्य की कल्पना। इसमें क्या की गई है, केवल और केवल आर्थिक मनुष्य की कल्पना की गई है, जो हमेशा स्वार्थ एवं धन कमाने की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है। उस पर दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, राष्ट्रभक्ति, कर्तव्य भावना जैसे नैतिकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि व्यवहारिक जीवन में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था, धन पर आवश्यकताओं से अधिक बल, धन का संकुचित अर्थ में प्रयोग, धन का आर्थिक मनुष्य की कल्पना। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, संकुचित क्षेत्र। क्या किया गया है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने धन के अंतर्गत केवल भौतिक वस्तुओं को सम्मिलित किया है, उन्हें अभौतिक सेवाओं में जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक की सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया है। इस प्रकार इन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को क्या कर दिया है, संकुचित कर दिया है। ठीक है, जिन जिन लोगों को, कर्मचारियों को, काम करने वालों को, प्रोफेशनल लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, इन लोगों को शामिल नहीं किया गया, इसलिए क्या बोल रहा है, क्षेत्र क्या हो गया है, हमारा संकुचित हो गया है। ठीक है, आई होप आपके ऑल डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, और अगर डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करें, पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहा है तो भी कमेंट्स करें, नहीं आ रहे हैं तो भी कमेंट्स करें, तो सुधार की जाए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को अभी के अभी आप बटन को अभी के भी दबाएं, और प्लीज़ शेयर भी करें उन तमाम लोगों से जिन्हें इस टॉपिक को समझने की बहुत ज़रूरत है, ताकि लाइन वाइज रोज ये लोग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ऑल टू ऑल वीडियोस को देखकर अपने डाउट क्लियर कर सके। आगे हमारी यहाँ पे दी हुई है कल्याण संबंधी परिभाषा। हमने, हमारी फर्स्ट परिभाषा क्या थी, धन संबंधी परिभाषा थी, जो हमने भी पढ़ी। इसके जनक कौन थे, एडम स्मिथ थे। ठीक है, इसके बारे में किसके बारे में बात किया गया, धन के बारे में बात किया गया था। अब सेकंड परिभाषा हमारी कौन सी आ रही है, इकोनॉमी की कल्याण संबंधी परिभाषा आ रही है। इसमें किसे शामिल किया गया है, प्रोफेसर मार्शल को शामिल किया गया है। इसमें अर्थशास्त्र के सिद्धांत के बारे में, अर्थशास्त्र के सिद्धांत के बारे में बात की गई है। ठीक है, अभी मैं अपने टॉपिक को यहीं पे रोकती हूँ। मैं अपने हमारी पढ़ाई को वहीं पे रोकते हैं। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में मैं आपको यहाँ से कंटिन्यू करूँगी, कल्याण संबंधी परिभाषा के बारे में पढ़ाऊँगी कि जनक इनके कौन थे, इनकी कौन सी बुक है, इनकी परिभाषा क्या है, विशेषताएँ और आलोचनाएँ। ऐसे ही करते हम ऑल टू ऑल परिभाषाओं को समझेंगे इकोनॉमिक के बारे में। तो हमने आज पढ़ा आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं के बारे में, हमने आज पढ़ा अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र की बेसिक पढ़ी, उसका इंट्रोडक्शन हुआ, परिभाषाएं हमने जानी, और इनके कुछ अच्छे बुरे क्वेश्चंस मैंने आपको, इनके बारे में मैंने आपको सबको बताए। ठीक है, कल प्लीज़ फिर से आप लोग आगे की वीडियो को देखें और देखकर अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। पसंद आई वीडियो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे मेरी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद एंड गुड नाइट।